हेलो दोस्तों। हम हम आज शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। अब हम इस सेशन के अंदर अपने ये 13 चैप्टर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये 13 के 13 एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी से करेंगे कवर। अपने किसी प्रकार के नोट्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो बना लो, लेकिन मैं तो जनरल ये एनसीईआरटी को कवर कराऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह सभी इसी से आते हैं। इसी को मैं डीपली समझा दूँगा आपको। आप जिस हिसाब से देखना चाहो आप देख लो, ठीक है। ये एनसीईआरटी को कवर करने वाली सीरीज़ होगी, एनसीईआरटी को कवर करने वाली सीरीज़ है ये। और हम अब इस एनसीईआरटी को कवर करने के लिए तैयार हैं। तो अपना पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम अब पहले चैप्टर के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो अपने शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, जिसके अंदर अपने में लिखा हुआ है। शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंकिंग व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड आयरन तवा पैन nail is left exposed to humid atmosphere. Food is cooked, food get digest in our body, we respirate. तो इसमें ये कहा गया है सीधा सीधा कि हम अपने जैसे दैनिक जीवन के अंदर अपने देखते हैं कि गर्मियों में जो दूध को हम खुला छोड़ देते हैं कमरे के रूम टेम्परेचर पे, और लोहे का जो तवा होता है उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अंगूर जो होता है, अंगूर जैसे लिखा हुआ है ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, अंगूर का जो फर्मेंटेड हो जाते हैं अंगूर। फूड को डाइजेस्ट करते हैं हमारा शरीर। हम सांस लेते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर है ना, तो क्या होता है कि ये जो मैटर होता है ना, इसमें पदार्थ जो होता है, मैं बाइलिंगुअल चलूँगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं दोनों चीज़ों में बोलूँगा, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में, ठीक है। तो ये जो मैटर होता है ना, मैटर यानी पदार्थ, तो ये क्या होता है कि जब भी हम जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक क्रिया हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या ऊपर वाली चीज़ों के अंदर अपनों ने देखा कि हम दूध को अगर खुला छोड़ देंगे कमरे के ताप पे, तो हो सकता है वो वही रिएक्शन हो जाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाए। पदार्थ की चीज़ें हम जैसे सांस लेते हैं तो इसके अंदर भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन, ये अपना 1.1 केमिकल इक्वेशन, इसमें बताया गया इसने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है, ठीक है। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम को इसे जलाते हैं ना, तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसमें सिंपल सी ये चीज़ बताई गई है। और फिर आगे लिखा हुआ है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इनटू रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिकली यही बात बोलेगी, ये इसके अंदर बस शब्दों के अंदर बोलेगी ये कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत वो बताया गया है इसमें कि भाई ये प्लस वगैरह बताया गया, और कुछ नहीं। प्लस का मतलब सिंपली यही है कि दोनों की रिएक्शन,
दोनों की रिएक्शन हो। तो इधर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या क्या आएगा, रिएक्टेंट की तरफ रख लें जो हमने जो भी लिया हुआ है वो। अब दोनों की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। तो फाइनल प्रोडक्ट को अपने किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर अपने रिएक्टेंट को लिखते हैं कि हमने क्या क्या लेके उनकी क्रिया करवाई है। बस जनरली ये बात बोली गई है, इसमें और कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। अपने गए तीसरे पेज के ऊपर आते हैं, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब इसमें ये बताया गया है कि हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि इज़ देयर एनी other shorter way for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represent a chemical reaction if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide. The above word equation कैन बी रिटन एज। अब इसमें बेसिकली ये बात बोलेगी ये कि हम क्या है कि जनरली हम ये जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन लिखने के लिए हम कभी मैग्नीशियम ऐसे लिखते नहीं हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर मैग्नीशियम नहीं लिखते। अब हम उसका सिंबल को यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है, O2। जैसे ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं बेसिकली। और रिएक्शन होता है ऑक्साइड जिसमें होता है, तो ऑक्साइड का किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड बनता है तो वो एलिमेंट और O लग जाता है। तो M जैसे इसमें करवाएगी ये Mg + O2 = MgO। तो ये ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें बोला गया कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ the arrow is the number of atom of each element the same on both side. If yes, then the equation is balanced. If not, the both side of equation such a chemical equation is a skeletal chemical equation for reaction. तो इसमें क्या है, स्केलेटल इक्वेशन वो होती है कि हम क्या है कि जिसमें अपने को पता हो, ठीक है, ढांचा जिसे बोलते हैं। एक समीकरण एक ढांचा टाइप की जो समीकरण रासायनिक समीकरण होती है ना, वो जो असंतुलित है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे लिखी हुई है Mg + O2, इधर लिखा हुआ है MgO, जैसे कि यहाँ देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ना, अपने को ये चीज़ देखो, ये वाली चीज़ है जो इसमें Mg रिएक्टेंट की तरफ देखो तो Mg + O2 और प्रोडक्ट की तरफ देखो तो MgO। रिएक्टेंट में O2 है लेकिन प्रोडक्ट में O का मान कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। आप देख पा रहे हैं इधर एक ही है, एक ही। आप देखो इसमें जो Mg है, Mg एक ही है, और इधर जो है Mg एक है, और लेफ़्ट साइड में O2 है और राइट साइड में O एक ही है। तो अगर अनबैलेंस्ड जो रिएक्शन है ना, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, तो उसे हम स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं, समझ गए। ये एक अभी क्या है, अनबैलेंस्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्केलेटन रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे इससे, अब अपने पॉइंट आ जाता है ये वाला, जो कौन सा, ओ सॉरी ये अपने ये वाला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, चलो अब शुरू करते हैं इसे। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन 9th क्लास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
in a chemical reaction. That is, total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant. In other words, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation, चलो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये छोड़ो अपने। इसमें बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या है। अपने 9th के अंदर एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लिखा हुआ है, जैसे ये वाली बात लिखी हुई है इसने, रिकॉल द कंजर्वेशन ऑफ मास लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तो ये मास का नियम क्या कहता था कि हम केमिकल रिएक्शन में हम मास को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी जितना मास हम पहले लेंगे तो उसके बाद भी अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो मास उतना ही रहेगा, हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमने 2 मोल लिए हैं तो 2 मोल ही रहेंगे, 3 मोल लिए हैं तो 3 मोल ही रहेंगे। हम रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन इसका मास हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो यही बात बोला है, उसी हिसाब से हम बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करना सीखेंगे तो अपने दिखा रहे कौन सी समीकरण हम बैलेंस करेंगे, ये वाली जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाली। हम जो ये रिएक्शन है इसको अपने क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात बोली गई थी कि हम जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इतना लंबा कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में हम रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं जैसे जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 लिखते हैं। और जिंक सल्फेट, जो सल्फेट सल्फाइड, ये अलग अलग होते हैं, ये आपको आगे पता लग जाएगा, आगे बता दूंगा मैं। जिंक सल्फेट जो होता है ना, तो जिंक सल्फेट का क्या होता है, ZnSO4, ये वाला। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, हाइड्रोजन का आपको आई थिंक पता होगा, H2 होता है। तो इसमें हो गया। अब क्या किया है इसने कि यहाँ एक सारणी दी गई है। एक सारणी को हम इंग्लिश के अंदर, आपको पता ही है क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इक्वेशन ही बोलते हैं यार, सारणी क्या है, बस दी हुई है, अपने को देखना है बस। अब अपने पास ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आपको पता लग गया ये इक्वेशन है। अपने को क्या करना है, इसको, ये अभी अनबैलेंस्ड है, आप देख लो यहाँ, देखो जैसे ये जो जिंक है, ये देखो आपके हिसाब से मैंने कर दिया, और जिंक जो है, जिंक लेफ़्ट साइड के अंदर एक है, राइट साइड में एक है, चलो जिंक कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ़्ट साइड में H2 2 है, राइट साइड में कितने हैं, 2। चलो कोई बात नहीं, एकदम ओके है बात। इधर SO4 सल्फेट जो होता है, सल्फेट का SO4 है, इधर भी SO4 है, दोनों तरफ SO4 कंप्लीट, मतलब सारा कुछ जो है इसमें बैलेंस्ड है। हमें फर्दर किसी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें एकदम सारा कुछ बैलेंस है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जैसे ये एलिमेंट अपने जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन है, ये है, ठीक है। और ये इनकी LHS के अंदर इनका नंबर है, देख लो, ये देखो LHS और RHS दोनों के नंबर दिए गए हैं। जैसे जिंक का अपने है ना, जिंक का अपने पास क्या है कि ये जिंक है ना, जिंक का अपने पास में है 1,
LHS में, और एक ही अपने पास में है, कहाँ है, राइट में। इसी बात को ये बोला गया हाइड्रोजन जो है अपने पास, इसमें देखो, इस रिएक्शन के अंदर देखोगे तो क्या, हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और इधर राइट हैंड साइड के अंदर भी 2 ही हैं। ठीक है, सल्फ़र देखो, सल्फ़र इस समीकरण के अंदर देखो, इक्वेशन के अंदर देखो कितने हैं, 1, एक, इधर भी 1। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 4 है और इधर भी 4 है। ठीक है, आ गई बात समझ में आपके? तो दोनों तरफ 4 हैं तो आपको पता ही है ये हो गई, कंप्लीट है, बैलेंस्ड है। तो फिर अपने क्या है, छोड़ो। अभी क्या होगा, अभी है अपने पास जो बैलेंस्ड नहीं है वो समीकरण आई है, कौन सी, ये वाला देखो, ये वाला। चलो इसको तो मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं, आप बताओ। चलो आप तो क्या ही बताओगे भैया, आप तो कमेंट के अंदर बताना बैलेंस्ड है कि नहीं। लेकिन ये देखा जाए ना तो ये अनबैलेंस्ड ही है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखो Fe किसका होता है, आपको सबको आई थिंक पता होना चाहिए या नहीं है, पता नहीं, मैं बता देता हूँ। Fe सिंबल होता है आयरन का, लोहा जिसे बोलते हैं, लोहा। और H2O होता है पानी, ठीक है। और जब लोहा, आपने देखा है कि जब लोहा होता है, लोहा क्या होता है कि पानी जब उसके टच में आता है ना पानी के, लोहा, तो क्या एक ब्राउन सा ऐसे क्या है, वो कटने लग जाता है, उसे बोलते हैं जंग लगना, फेरस। ठीक है, ये लोहे में जंग लग गया, ठीक है। जैसे शायद मूवी के अंदर भी बोलते हैं ऐसे कि समय की, जो ये अपनी शोले फिल्म है उसका डायलॉग है कि क्या तुम्हें खोखला तो नहीं कर दिया, ऐसा कुछ डायलॉग है, पता नहीं क्या डायलॉग है, मेरे को नहीं पता। तो जंग लगना है कि कहाँ शरीर में जंग लग गया है कि तुम्हारे, मतलब क्या है कि वो बेसिकली वो ख़राब हो गई है, ठीक है। कूलर वगैरह होते हैं, गर्मियों का मौसम है जैसे अभी कूलर है ना, तो कूलर जब लगातार उसमें पानी चलता है तो पानी के कारण क्या होता है कि वो भूरा पड़ जाता है, और भूरा पड़ के वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में आपको? तो वही रिएक्शन बताएगी इसमें कि इसको फेरस बोलते हैं, ठीक है। वो आपको चलो याद मत करो यार, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं बताने वाला आपको, आप वैसे भी कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो इसमें क्या है कि Fe है और वाटर के साथ ये करके रिएक्शन Fe3O4 और H2 का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब अपने अगले पेज के ऊपर चलते हैं, वो फिर बैलेंस हो जाएगी। इसी बैलेंस कैसे करना है इसके वो दिए हुए हैं, देखो। स्टेप फर्स्ट, हमने ये इक्वेशन ली, ठीक है। इक्वेशन हमने Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इक्वेशन ले ली। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस सीधा लिख दो जैसी है, ठीक है। स्टेप सेकंड स्टेप में अपने क्या है कि एलिमेंटों को है ना, एलिमेंट जो है सभी को अलग अलग लिख देते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी को अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि फेरस लिखा हुआ, ठीक है। ये देखो तीनों के तीनों, एक तो ये है, ठीक है,
अरे यार क्या है यार, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फेरस और, अरे नहीं नहीं भाई मेरे को, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ये रहा फेरस, ये रहा हाइड्रोजन, अरे यार हाइड्रोजन, और ये Fe3O4, ये है बस। ठीक है, तो अब फेरस को क्या सीन है इसमें, फेरस को देखते हैं अपने क्या सीन है फेरस का। फेरस का सीन है इसमें, फेरस यहाँ एक है और इधर 3 है। ठीक है, इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है पूरी समीकरण के अंदर? ये देखो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर आपको कुछ भी इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं दिखेगा। एक तो फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फेरस का हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक है, वो इधर 3 है, तो पता है इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक है और इधर 3 गुना ज़्यादा हो गया ना भाई, तो वही है। हम करेंगे धीरे धीरे, ये सारा कुछ करेंगे। अभी देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या सीन है। हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड के अंदर 2 है। चलो ये तो बैलेंस है, ठीक है, 2 2 बराबर बराबर। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का क्या है ये सीधे देख लो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 है, राइट हैंड साइड के अंदर 4 है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि फेरस और ऑक्सीजन दोनों इम्बैलेंस है, तो हम तीसरे स्टेप के अंदर यही करेंगे, जो भी इनबैलेंस है उसे हम अलग से लिख के बराबर लिखेंगे जिसमें जिसमें आया गया है। ठीक है, जैसे स्टेप 3 लिखा हुआ है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी द रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट in that compound. Select the element which has maximum number of atom. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atom on the RHS and the only one the LHS. To balance the oxygen atom, हम इसमें स्टेप 3 के अंदर सीधी सीधी यही बात की गई है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा एटम वाला जो है ना, जो भी सबसे ज़्यादा एटम वाला, सबसे ज़्यादा इसमें क्या कौन सा है? आपको कौन सा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं? ऑब्वियसली है Fe3O4 के हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये इक्वेशन है ना, इसके अंदर देखनी है अपने पास Fe3O4 के अंदर ही सबसे ज़्यादा एटम है, क्योंकि इधर तो है ही नहीं। Fe खुद अकेला है और इधर H2SO4, इसमें भी कोई ज़्यादा एटम है नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा एटम किस में है? इसमें 3 तो इसके है Fe के, और ऑक्सीजन के 4 है इसमें। ठीक है, देख लिया आपने, 4 और 3 कितने हो गए? 7 एटम है इसमें। सबसे ज़्यादा सेट सबसे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसी से ही शुरुआत करते हैं। तो इनिशियल ये लिखा हुआ है इसमें, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। अभी स्टेप 3 आ गए अपने, एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट और इन, अरे यार, इन प्रोडक्ट्स। ठीक है,
इनिशियल। इनिशियल्स के अंदर अपने क्या करेंगे कि 1s2o है, इधर लेते हैं अपने H2O, ये देखो ऊपर वाली साइड में इक्वेशन में H2O है यहाँ, और अपने क्या करते हैं इधर H2O लेते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर दोनों तरफ ये सबसे ज़्यादा, कि रिएक्टेंट के अंदर सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, H2O के अंदर ना, कितने हैं 3, और प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, Fe3O4 के 4 और 3 कितने 7 एटम है। ठीक है, तो यही बोला गया है इसमें कि भाई सबसे ज़्यादा वाला है सबसे पहले ले लो, दोनों तरफ वाला, रिएक्टेंट के अंदर H2O और प्रोडक्ट के अंदर Fe3O4 है। ठीक है, कर लिया। अब हम किस हिसाब से इसको बैलेंस करें, ये देखो कि इधर तो है H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के अंदर जो H2O है इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन है 1, और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन है 4 और Fe3 है 3। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ऑक्सीजन। अपने ऑक्सीजन को एक बार करके देखते हैं, बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितने हैं 4। तो क्या करें, अपने इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बैलेंस के लिए। अपने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, देख लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ताकि क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गए, और इधर क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई फिर कर दिया इसने। ठीक है, इधर 4 है ही, लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ 4 है ही ऑक्सीजन जो है। तो अभी क्या हुआ, अभी अपनों ने ये बैलेंस कर लिया, तो इधर 4 ऑक्सीजन इधर कर लिया, अपने दोनों तरफ ऑक्सीजन को बराबर कर लिया। तो अपनों ने क्या किया, अरे 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 किधर गया, हाँ ये रहा। अपनों ने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद में अपनों ने यहाँ लिखा है ये वाली समीकरण, देखो ये अपनों ने 4s2 वाली, ये 4h2 लिख दिया ना यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ क्या किया था अपनों ने 4h2 4 से गुना किया है ना, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इधर 4 का 4 है वो सेम का सेम ही लिखा हुआ है, और कुछ नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, तो इधर सेम का सेम है, Fe3O4 आ गया, सेम का सेम ही आ गया। ठीक है, अब देखो वापस से देखो इसमें कौन कौन सा इम्बैलेंस है। तो अभी इसमें अब स्टेप 4 के अंदर हम ये लिखा हुआ है Fe and H atom are still not balanced, pick any of these element to proceed further, let us balance hydrogen atom to hydrogen atom in partially balanced equation. To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecule of hydrogen as 4 on the RHS। तो ये बेसिकली ये बात बोला गया है इसमें। अभी भी ये कह रहा है कि बैलेंस नहीं है अपनी ये इक्वेशन जो है, ये अभी भी बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हो इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर, देख लो कहाँ बैलेंस लग रही है। कि Fe को देखो, Fe को इधर Fe कितने हैं, लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर 1 है, राइट हैंड साइड के अंदर कितने हैं, अभी भी 3 ही, नहीं है ना बैलेंस। इधर 1 है और इधर 3 है, नहीं होगी बैलेंस। तो इसके अंदर अपने आपको पता ही है कि ये सॉरी मैं थोड़ा चला गया था उधर। तो हाँ, अपने कहाँ थे, अपने थे कि ये जो ये इक्वेशन है ना, जैसे ये वाली इक्वेशन है,
ये वाली देखो। अरे यार, अभी देखो, अभी बताते हैं भैया, बताते हैं अभी आपको। हाँ जी, देखो अभी क्या था इसमें। अभी ये स्टेप 4 अपने देखते हैं। चलो ये वाली है, ठीक है। स्टेप 4 वाली देखते हैं कि क्या बात बोल रही है। स्टेप 4 के अंदर है ना ये वाली बात, तो ये वाली बात यही बोल रहा है कि भाई इक्वेशन है अभी भी संतुलित नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। तो क्या बैलेंस नहीं दिख रहा अपने को? ये वाली चीज़ नहीं दिख रही है, बस एफ ही तो नहीं दिख रहा अपने को। ये वाला जो है एफ ही अपने को बैलेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, मेरे को एफ ही है ना, एफ ही बैलेंस नहीं दिख रहा यार। सारा कुछ पता नहीं क्या हो रखा है। 2 मिनट बस। चलो देखते हैं इसका क्या सीन है। हाँ, अपने क्या किया है इसमें, इनिशियल ये लिखा हुआ है ना, इनिशियल। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि 8 जो ये जो H2 है, H2O के अंदर अपने क्या करेंगे कि 4 तो हमने पहले ही किए हुए थे, तो अब अपनों ने क्या लिया है, H2 साथ में लिया है इसके, ठीक है। पहले अपने क्या लिया था कि पहले अपने एक तो H2 लिया था और उसके साथ में अपनों ने अरे यार, पहले H2 लिया था, फिर Fe3O4 लिया था ना। बस अभी क्या लेंगे अपने, H2 लेंगे और H2 लेंगे, ठीक है। Fe देखो, Fe कितना है इधर, 1 है, इधर कितने हैं, 3 है, ठीक है। पीछे वाले पेज पे आ गई ना, 2 मिनट। पीछे वाले पेज पे कैसे आ गए? अभी आई है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। आगे वाला ये वही है, स्टेप 4 5 कुछ नहीं है, वो आप खुद देख लोगे। इधर वाला जैसे ये है ना, ये देखो, इसमें बैलेंस करने के लिए क्या लिया था इसने, H2 लिया था पहले, ये H2 लिया था, इधर H2 लिया हुआ है, तो इधर H2O और H2 है, तो इसने पहले 4 किया हुआ था, अभी क्या हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन है इधर, और इधर कितने हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर वाली साइड के अंदर हाइड्रोजन है अभी भी 2 दूनी 4, ठीक है। क्योंकि अब 4 को इधर 4 है और इधर 8 है, 2 रिएक्टेंट के अंदर 8 है और प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन 4 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले को 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और क्या है भाई, 4 तो है ही, 4 2 8 हो जाएंगे, बस हो जाएंगे। तो फिर इधर देख लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर जो रिएक्टेंट के अंदर था, रिएक्टेंट के अंदर क्या था, कुछ नहीं किया इसने, जितना था उतना ही है अभी भी, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई इसने पहले ही यहाँ पे देख लो,
ये H2O के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसने, तो बस कर रखा है इसने पहले ही, बस बात ख़त्म। इधर 4 से मल्टीप्लाई नया किसने कहाँ कर दिया इसने, H2O जो है H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ठीक है। बस अब देखो इस इक्वेशन को, अब देखना है, ठीक है। ये सारा कुछ मिटा देता हूँ मैं, ये लो, ये देखो। अभी अपने देखते हैं इस पेज के ऊपर हमारी समीकरण अब कुछ इस हिसाब से दिखने लग गई, ठीक है, ऐसी सी दिखने लग गई। दिख रही है ना आपको, ये वाली रही अपनी इक्वेशन। इसमें क्या है, अब हो गया, बस गिन लो। इधर 3 है Fe और इधर भी 3 है। H2 देखो, H2 कितने हैं, 4 2 8 और 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 4 2 8, ये हो गए हाइड्रोजन, हो गए कंप्लीट। और 4 इधर वाली साइड के अंदर, जैसे ये मैं थोड़ा सा पीछे करके, ये देखो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और राइट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, बराबर। तो ये क्या हो गई फाइनली, ये स्टेप 6 जो है ना, स्टेप 6 जो ये अपने बताया हुआ है, तो स्टेप 6 के अंदर अपनों ने ये बताया गया कि ये देखो, सॉरी ये थोड़ा सा क्या है कवर हो गया, ये देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन अब बैलेंस हो गई इसके अंदर। ये देखो लिखा हुआ है ना बैलेंस्ड इक्वेशन, ये इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देख लो, सारा कुछ देख लेना आप, बराबर होगा, बराबर है एकदम प्रॉपर, ठीक है। बैलेंस हो गई, तो आप सीख गए बैलेंस करना सीख गए ना, इस हिसाब से बैलेंस करनी है, ठीक है। स्टेप 7 है ये वाली, तो इसमें लिखा हुआ राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस्ड, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट physical state of each reactant and product. No information has been given to in this equation about his physical state. तो ये बात बोला गया है कि जो फिज़िकल स्टेट होगी इनकी, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन की जो भी फिज़िकल स्टेट होगी ना, तो आप उनको लिखना है उनके नीचे कि भाई कौन कौन सी स्टेट के अंदर है, गैस वाली स्टेट के अंदर है यार। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि भाई कौन सी स्टेट के अंदर है, तो हम सीधी बात है अपने हिसाब से, ये अपने को पता होती है कि भाई ये आयरन के जंग लगने वाली है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, तो अपने को पता है कि उसमें आयरन सॉलिड होता है, H2O पानी गैस वाली स्टेट के अंदर लेते हैं, और सॉलिड जो अपनी जंग बनती है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 सॉलिड बनता है, और हाइड्रोजन गैस के अंदर होती है। तो ये क्या सिंबल लगा दिया अपनों ने, बस, और क्या है, सिंबल लगा दिया अपनों ने, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर। तो अब समझ गए, 7वां स्टेप वही है बस, और कुछ नहीं है। इनके आगे है ना प्रत्येक जो ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, प्रत्येक कंपाउंड के अंदर क्या है, प्रत्येक कंपाउंड को आपको उसकी स्टेट बता देनी है, बस आगे लगा देना है। इसके S का मतलब सॉलिड है, G का मतलब उसमें क्या है कि गैस है, और L का AQ या L है ना, तो वो क्या होता है, लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विड बोलते हैं। जैसे इसके अंदर देखो आप, L लिखा हुआ है ना, लिक्विड लिया हुआ है इसमें, तो ये बात है बस, ठीक है। अभी अपने क्लास करते हैं ख़त्म, बाकी यहाँ तक लगा लो, आप निशान लगा लो, ये यहाँ तक अपने पढ़ लिया अपनों ने, ये वाली जगह तक, ठीक है। बाकी अपने कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आपको जैसी भी लगे क्लास, आई होप बढ़िया ही लगी होंगी। बताना यार एक बार कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है।
और सब्सक्राइब कर लेना, अभी न्यू चैनल है तो सारा कुछ करवाया जाएगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे ग्रो होगा सब कुछ। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।